करते हैं। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हर हर महादेव, राधे राधे। जय माता दी। जय हिंद। नमस्कार। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। राधे कृष्णा बेटा। हेलो। वालेकुम अस्सलाम बेटा। कहाँ चली गई थी मैम यार? कुछ नहीं, थोड़ा काम था, इसलिए क्लास को 4:15 के लिए हमने रीस्केड्यूल किया था। वॉइस स्लो है? ऐसा चाटा दूंगी ना। चेक करना प्लीज़, वॉइस हमारी तरफ से स्लो है क्या? प्रणाम मैमड़ा। सुनो स्टूडेंटड़ा। स्टूडेंटड़ा। आप ठीक है मैम? मैं बिल्कुल बढ़िया। कल जी गई तो आज तो जीना ही था नहीं। बिना पानी के 3 2 2 घंटे, मतलब एक तो मैंने 1 ही घंटे की ली थी क्लास। आई गेस 45 मिनट्स की ली थी। और बाकी दो क्लासेस 1 hour 45 मिनट्स की फाइटर की, और तुम लोगों की भी मैंने कितनी ले ली थी? 1 hour 15 मिनट्स की ली थी, है ना? तो उसके बाद भी अगर मैं जी गई तो फिर कौन ही मार सकता है मुझे, नहीं? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। यस। हम आपको पता है हम सब बहुत लकी हैं। क्यों सुवानी भैया, ऐसा क्या हो गया? स्टूडेंट रहा वॉज फनी, हाँ। अब फनी लाओ तुम क्लास में। और चल क्या रहा है? चलिए, तो प्राणी जगत हमारा अध्याय चल रहा है, जिसका आज लेक्चर नंबर 2 है। आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं उससे पहले जल्दी से देखते हैं हमने कल क्या पढ़ा था। तो बेटा कल हमने बात की थी परिचय की, और हमने बात की थी वर्गीकरण के आधार की। ठीक है। परिचय में हमने बात की थी कि जो 5 जगत वर्गीकरण आपके आर एच विटेकर अंकल दे करके गए थे, उसके हिसाब से 5 जगत थे: मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और प्राणी। ठीक है, जिसको हम जंतु जगत ही बोलते हैं। अच्छा, मैं मिल गई इसलिए लकी हो। अब मेरे लक का कुछ सोचा है? तुम लोग मिले हो। मजाक कर रही हूँ। लेकिन हाँ, ठीक है। तो अपने अपने लक का बस दिखता है तुम लोगों को, है ना? मैम सेलिब्रेशन में नहीं गई यार, कहाँ जाऊँ? कल इसलिए नहीं गई थी क्योंकि पानी नहीं पीना था, खाना कुछ था नहीं, तो थकानी होती। यहाँ से नोएडा 3 घंटे लगते, पीक आवर्स में जाते तो, है ना? तो 3 साढ़े 3 घंटा लगता है यहाँ से नोएडा, इतना मैं जयपुर पहुँच जाती हूँ। और दूसरा बेटा, आज क्यों नहीं गई? मेन फैकल्टीज़ का तो कल ही था इवेंट, तो उसमें नहीं जा पाई। तो मैंने कहा बात छोड़ो, क्या ही जाएंगे। और तुम्हारी क्लास नहीं मिस कर सकते ना, एक तो एक्स्ट्रा मिल रही है, वही बहुत है। वॉइस प्रॉब्लम है, प्लीज़ चेक करिएगा क्या इशू आ रहा है वॉइस में। हेलो, 1 2 3 1 2 3। हैप्पी बर्थडे खुशी। रुको, पहले वॉइस इशू चेक करवाते हैं क्या दिक्कत है, रुको। यस। रोम रोम मैम जी। अच्छा, राम राम, हाँ। रोम रोम। बोला है मैंने, 1 मिनट है ना, चेक करवा लेते हैं वॉइस का अगर कोई इशू है तो। बढ़िया चल रहे हैं हमारे स्केड्यूल के हिसाब से, बिफोर टाइम चल रहे हैं इनफैक्ट, तो अब हमें कोई टेंशन नहीं है। तो टेंशन ही आइएगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है ना? यस, ऑल क्लियर नाउ। सब ठीक है? ये स्पैमर्स है जो वॉइस का बोल रहे हैं। ठीक है। चलिए, तो हमने पहले बात की थी बेटा प्राणी जगत जो था, इसके कुछ सामान्य लक्षण जैसे बहुकोशिकीय होते हैं, सुकेंद्रकीय होते हैं, इनमें कोशिका भित्ति सेल वॉल नहीं पाई जाती है, इनमें जो जनन होता है वो लैंगिक अलैंगिक दोनों प्रकार का होता है। इसके अलावा बेटा ये खाना कैसे कैसे लेते हैं, तो ये विषम पोषी होते हैं, अपना खाना खुद नहीं बना पाते, ये भोजन के लिए दूसरे प्राणियों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, तो ये विषम पोषी होते हैं, और विषम पोषी में भी ये होलोजोइक दर्शा सकते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये परजीवी ये हो सकते हैं, ये मृत पोषी हो सकते हैं, परपोषी हो सकते हैं। ठीक है, ये हमने कुछ इसके प्रकार देखे थे। फिर हमने उसी परिचय भाग में देखा था कि जो आपका प्राणी जगत होता है इसको हमने कई सारे संघों में विभाजित किया है। मेनली हम बात करते हैं 11 संघों की। तो ये जो 11 संघ है बेटा, वो है आपके संघ। याद हो गया सबको? हाँ जी, 11 संघ याद है सबको? चलो चालू हो जाओ। संघ:
पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिंथिस, एस्केहेलमिंथिस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। बोला था सुबह शाम चाय के साथ लेना है, ठीक है। तो ये 11 संघ थे आपके। अब इन 11 संघों को किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है, वो बेटा हमने देखा था वर्गीकरण के आधार में। तो वर्गीकरण के आधार में हमने ऐसे 7 बिंदु देखे थे। कौन कौन से हैं वो 7 बिंदु? सबसे पहला था बेटा आपका संगठन का स्तर, कि किस स्तर का संगठन पाया जाता है प्राणियों में, कोशिका स्तर का, ऊतक स्तर का, अंग स्तर का या अंग तंत्र स्तर का। अंग स्तर का नीट में आ चुका है, ठीक है। तो कोशिकीय स्तर संगठन बेटा आपको 1 नंबर पॉरीफेरेंस में देखने को मिलता है। ऊतक स्तर संगठन आपको 2 और 3 सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा में देखने को मिलता है। अंग स्तर का संगठन आपको 4 नंबर प्लेटिहेलमिंथिस में देखने को मिलता है। और अंग तंत्र स्तर का संगठन आपको 5 से लेकर के 11 यानी कि एस्केहेलमिंथिस से लेकर कॉर्डेटा में सब में देखने को मिलता है, ठीक है। फिर बेटा हमने बात की थी आपके क्या देह सम्मिति के आधार पर, बॉडी सिमेट्री के आधार पर 3 तरीके के जीव हो सकते हैं। एक जो असम्मिति दर्शाते हैं, एक जो अरीय सम्मिति दर्शाते हैं और तीसरे जो द्विपार्श्व सम्मिति दर्शाते हैं, ठीक है। असम्मिति मतलब आप उनको किसी भी तरीके से किसी भी अक्ष से विभाजित कर लो, बशर्ते वो अक्ष उस जीव के केंद्र से होकर के गुजरना चाहिए। वो कभी भी बराबर भागों में विभाजित नहीं होगा, एक जैसा होगा ही नहीं, इसको हम बोलते हैं असम्मिति। और हमने ये भी देखा था कि तो अधिकांश आपके 1 नंबर यानी कि पॉरीफेरा संघ के सदस्य हैं वो असम्मिति दर्शाते हैं। फिर हमने बात की थी बेटा अरीय सम्मिति की। अरीय सम्मिति में ऐसा था कि आप किसी भी अक्ष से इसको विभाजित करो जीव को, उसके केंद्र से होते हुए वो हमेशा ही 2 बराबर भागों में विभाजित होगा, जैसे आपका सर्कल होता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं अरीय सम्मिति। अरीय सम्मिति आपके कुछ पॉरीफेरेंस और 2 और 3 नंबर यानी कि सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा दर्शाते हैं, ठीक है। फिर हमने बात की थी आपकी द्विपार्श्व सम्मिति की। द्विपार्श्व सम्मिति मतलब जिसको आप केवल एक ही अक्ष से 2 बराबर राइट और लेफ्ट भाग में विभाजित कर सकते हैं, इसको हम बोलते हैं बाइलेटरल सिमेट्री, द्विपार्श्व समिति। लेकर के आपके 4 यानी कि प्लेटिहेलमिंथिस से कॉर्डेटा तक सारे के सारे जीव द्विपार्श्व समिति दर्शाते हैं। फिर हमने ये भी कहा था कि यहाँ पर एक अपवाद है संघ इकाइनोडर्मेटा का, जो कि आपका 9 नंबर है। इकाइनोडर्मेटा में बेटा क्या होता है, इकाइनोडर्मेटा के जो लार्वा होते हैं ये तो बेटा द्विपार्श्व समिति दर्शाते हैं, लेकिन इनके जो वयस्क होते हैं ये अरीय समिति दर्शाते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट अपना जो था बेटा वो था जर्म स्तर की संख्या, नंबर ऑफ जर्म लेयर्स। जर्म स्तर की संख्या के आधार पर जो आपके प्राणी थे वो 2 प्रकार के थे, एक त्रिकोरिक, एक द्विकोरिक। द्विकोरिक मतलब जिनमें सभी जीव ऊतकों का निर्माण 2 जर्म स्तर से होता है, अंतःजन स्तर और बाह्यजन स्तर। इनमें मध्यजन स्तर नहीं होता है। उसके अलावा मतलब उसके जगह पे यहाँ पर मीजोग्लिया नाम की एक जेली परत होती है जो कि आपके बाह्यजन स्तर और अंतःजन स्तर को एक दूसरे से सेपरेट करती है, ठीक है। और ये द्विकोरिक बेटा कौन होते हैं, तो ये होते हैं आपके 1, 2 और 3 नंबर यानी कि पॉरीफेरेंस, सिलेंट्रेटन्स मतलब सिलेंट्रेट्स और संघ टीनोफोरा। ये तीनों ऐसे संघ होते हैं बेटा जो कि आपके द्विकोरिक होते हैं। वहीं त्रिकोरिक वो होते हैं जिनके पूरे जीवन मतलब जिनकी पूरे देह का 3 जर्म स्तर से निर्माण होता है, बाह्यजन स्तर, मध्यजन स्तर और अंतःजन स्तर, ठीक है। और ये तीनों से बेटा निर्माण होने वालों को हम त्रिकोरिक कहते हैं। और ये थे आपके 4 नंबर यानी कि प्लेटिहेलमिंथिस से लेकर के कॉर्डेटा तक, 3 हो गए। चौथा बेटा हमने देखा था किस आधार पर हमने वर्गीकरण किया, तो हमने किया था देह प्रारूप के आधार पर। देह प्रारूप के आधार पर जीव 3 तरीके के हो सकते हैं। एक जो कोशिका एकत्रीकरण दर्शाते हैं जैसे कि आपके पॉरीफेरेंस, सेल एग्रीगेट। दूसरा जो अंधकोश देह प्रारूप दर्शाते हैं। अंधकोश देह प्रारूप का मतलब होता है जिनमें एक ही छिद्र होता है, उसी से वो अंतःग्रहण करते हैं, उसी से वो किसी भी चीज का निष्कासन करते हैं, ठीक है। और इसको बेटा देह प्रारूप जो बॉडी प्लान वाला पॉइंट है उसको एनसीईआरटी ने देह प्रारूप ना लिख करके पाचन तंत्र के फॉर्म में दिया है कि किसमें पूर्ण पाचन तंत्र होता है, किसमें अपूर्ण होता है, ठीक है। और जो आपका अंधकोश देह प्रारूप होता है बेटा ये आपको 2, 3 और 4 नंबर में देखने को मिलता है, यानी कि सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा और प्लेटिहेलमिंथिस में। वहीं एस्केहेलमिंथिस से लेकर के संघ कॉर्डेटा तक जितने भी आपके संघ हैं इन सभी में आपको कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल यानी कि पूर्ण आहार नाल देखने को मिलती है, जिसमें एक मुख द्वार होता है, दूसरा गुदा द्वार होता है, ठीक है। ये हो गया आपका देह प्रारूप के हिसाब से। 5वां पॉइंट था बेटा आपका देह गुहा के हिसाब से। तो देह गुहा यानी कि बॉडी कैविटी या बॉडी सीलोम के आधार पर जीव 3 तरीके के हो सकते हैं, अगुह्य, कूटगुह्य और वास्तविक गुह्य, जिसको हम प्रगुह्य बोलते हैं या गुह्य बोल सकते हैं। अब यहाँ पर बेटा जो आपका जीव है, यहाँ पर पहले हम
वास्तविक गुहा किसे बोलेंगे? तो गुहा बेटा एक ऐसी खाली जगह है जिसके आगे पीछे दोनों तरफ मीजोडर्म पाई जाती है, मध्यजन स्तर पाई जाती है। तो हमने देखा था कि जो 4 नंबर यानी कि प्लेटियल मेंथिस हैं, ये त्रिकोरिक तो हैं, इसमें अंतः, मध्य और बाह्यजन स्तर तो होता है, लेकिन बेटा इसमें कोई भी गुहा नहीं होती है, आहार नाल बस बीच में होती है, और इसलिए हम इनको अगुह्य बोलते हैं। ठीक है, ऑफिस की तरफ से मैसेज आ गया है कि वॉइस ठीक है। अब मैं अपने फ़ोन में भी ऐप ऑन कर लेती हूँ, देखें ज़रा कितने यहाँ पर बैठे हुए हैं स्पैमर्स। कान फट जाए नॉर्मल इंसान के अगर फुल वॉल्यूम में देख ले तो। वॉइस 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 चैट में ऑफ करूंगी, एक बार टॉपिक स्टार्ट करेंगे तब। ठीक है, फिर हमने देखा था कूटगुई। अच्छा, आपका 1 2 3 4 सारे आप बोल सकते हैं किसी में पाया जाता है। फिर हम बात करें बेटा आपके कूटगुई कौन होते हैं, तो कूटगुई होते हैं आपके 5 नंबर यानी कि संघ एस्केलमेंथिस। इसमें क्या होता है, इसमें बाह्यजन स्तर और अंतःजन स्तर तो है, लेकिन मध्यजन स्तर टुकड़ों में पाई जाती है, पैचेस के फॉर्म में पाई जाती है। पैचेस मतलब ऐसे धब्बों के फॉर्म में पाई जाती है, और उसके बीच में जो खाली जगह है उसको बेटा हम गुहा बोल देते हैं। ये वास्तविक गुहा नहीं है, लेकिन हाँ गुहा तो है, तो इसको हम कूट गुहा बोल देते हैं, 5 नंबर एस्केलमेंथिस। फिर हम बात करते हैं वास्तविक गुहा बेटा किसमें पाई जाती है, तो लेकर के आपके एनिलिडा से कॉर्डेटा सब में वास्तविक गुहा पाई जाती है। बाह्यजन स्तर, मध्यजन स्तर, गुहा, फिर मध्यजन स्तर, फिर अंतःजन स्तर, अंदर आहार नाल। ठीक है, इसके बाद हमने बात की थी खंडी भवन की। तो खंडी भवन बेटा शरीर का खंडों में बंटना, और ना केवल खंडों में बंटना, हर खंड में किसी एक अंग को बार बार पाया जाना, यानी कि पुनरावृत्ति होना। ये बेटा हम इसको बोलते हैं वास्तविक खंडी भवन, या हम इसको मेटामेरिक खंडी भवन भी बोल देते हैं। मेटामेरिक खंडी भवन आपका देखने को मिलता है 6 नंबर एनलिडा, 7 नंबर आर्थ्रोपोडा और 11 नंबर कॉर्डेटा। नीट 2019 का क्वेश्चन है। इसके बाद आता है आपका लास्ट पॉइंट, नोटोकॉर्ड, जिसको हम बोलते हैं पृष्ठ रज्जु या रज्जु भी बोल सकते हैं। तो नोटोकॉर्ड की उपस्थिति के आधार पर जीव 2 तरीके के होते हैं, रज्जु की और अरज्जु की। अरज्जु की जिनके पूरे जीवन काल में नोटोकॉर्ड नहीं होती, जो कि हो गया आपके 1 से लेकर के 10 नंबर, और रज्जु की हो गया बेटा आपका आखिरी वाला आपका जो है संघ कॉर्डेटा। ठीक है, उसको हम रज्जु की बोल देते हैं, क्योंकि इनमें नोटोकॉर्ड पाई जाती है। अब नोटोकॉर्ड क्या होती है बेटा, तो नोटोकॉर्ड, कॉर्ड मतलब छड़ी, ठीक है, कॉर्ड मतलब एक लंबा सा धागा कुछ। तो नोटोकॉर्ड बेटा मध्यजन स्तर से उत्पन्न होने वाली एक छड़ी नुमा संरचना है, जो शरीर के पृष्ठ भाग में पाई जाती है, बीचों बीच। ठीक है, हमारे केस में इसी नोटोकॉर्ड से बेटा क्या बनता है, इसी नोटोकॉर्ड से हमारी रीढ़ की हड्डी बनती है, जिसको हम कशेरुक दंड बोलते हैं। क्योंकि हम पढ़ चुके हैं आपका गमन एवं संचलन, तो हमें अपनी सारी अस्थियां पता है। यहाँ तक सबको क्लियर है? परिसंचरण तंत्र के आधार पर भी हमने जीवों को विभाजित किया, खुला और बंद परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है। तो हमने देखा था कि बंद परिसंचरण तंत्र आपके संघ कॉर्डेटा और एनलिडा में पाया जाता है, वहीं खुला परिसंचरण तंत्र आपके आर्थ्रोपोडा में, मोलस्का में, इकानोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेटा में पाया जाता है। ठीक है, यस अरविंद मीना, हैप्पी बर्थडे। और भी जिस किसी का आज बर्थडे उन सभी को मेरी तरफ से वेरी 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 हैप्पी बर्थडे। यस, चलिए आगे शुरू करते हैं आज की क्लास में बेटा। चलिए आज की क्लास में बेटा हम एक बार एनसीईआरटी में वर्गीकरण का आधार जो दिया हुआ है वो देख लेते हैं। ये फ्लो चार्ट आपकी एनसीईआरटी में दिया है, इसको देख लीजिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये फ्लो चार्ट क्या बोलता है कि जो एनिमेलिया है, संघ एनिमेलिया यानी कि प्राणी जगत जो है, ये बहुकोशिकी है। ठीक है, बहुकोशिकी में भी एक कोशिकी स्तर का संगठन दर्शाते हैं, बाकी ऊतक, अंग और अंगतंत्र स्तर का संगठन दर्शाते हैं। तो कोशिकी स्तर का संगठन दर्शाते हैं वो है आपके 1 नंबर यानी कि पॉरीफेरेंस। इसके बाद बेटा आपके निडेरिया और टीनोफोरा, ये दोनों बेटा आपका ऊतक स्तर का संगठन दर्शाते हैं। ठीक है, प्लेटिहेलमिन्थेस आपका अंग स्तर का संगठन दर्शाते हैं, बाकी सारे के सारे आपके अंग तंत्र स्तर का संगठन यानी कि ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दर्शाते हैं। ठीक है, फिर हमने देखा कि संगठन के स्तर के बाद आपका जो समिति है, अरीय समिति कौन दर्शाते हैं, आपके निडेरियन और टीनोफोर्स। इसके बाद सारे के सारे द्विपार्श्व समिति दर्शाते हैं, लेकिन यहाँ पर देखो स्टार बनाया है एनसीईआरटी ने, यहाँ पर इनके जो वयस्क होते हैं बेटा, ये वयस्क
अरीय सम्मिति दर्शाते हैं। ठीक है, सम्मिति के बाद इन्होंने बात की है गुहा की। तो प्लेटिहेल्मिन्थेस अगुह्य होते हैं, इनमें कोई गुहा नहीं होती। एस्केल्मिन्थेस कूटगुह्य होते हैं। अब बाकी के सारे बेटा वास्तविक गुह्य होते हैं, जिनको हम बोलते हैं कि प्रगुह्य होते हैं। आया नहीं? ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एक करके हम इन सब संघों के बारे में पढ़ेंगे। सब संघों के बारे में पढ़ने से पहले आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए कि किसी भी संघ को जब हम पढ़ेंगे तो आपको उसके बारे में क्या क्या पता होना चाहिए। किसी भी संघ के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले आपको उसका सामान्य नाम अगर है तो वो पता होना चाहिए, अगर है तो। इसके बाद हम बात करेंगे उसके सामान्य लक्षणों की। ये जो सामान्य लक्षण है बेटा, ये वो लक्षण है जो हमने वर्गीकरण के आधार में पढ़े हैं। ठीक है, वर्गीकरण के आधार में जो हमने लक्षण पढ़े हैं उन सबको बेटा हम मिला करके सामान्य लक्षण कह देते हैं। फिर बेटा हम उस संघ के कुछ विशिष्ट लक्षण पढ़ेंगे जो केवल और केवल उसी संघ के जीवों में देखने को मिलते हैं, जो उनकी विशेषता दर्शाते हैं। और इसके बाद बेटा हम सबके उदाहरण याद करेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको सभी संघों को देखना है। ठीक है, यस मनु सिंह, मैं अभी तुम लोगों को ब्लॉक कराने के मूड में हूँ नहीं, आजकल मैं करवाती भी नहीं अंटिल अनलेस कोई अति ना मचा दे। तो तुम लोग क्यों ऐसी हरकतें करते हो कि नहीं नहीं मैडम हमें कराओ आप ब्लॉक? नहीं, ऐसी हरकतें तुम्हारी आती हैं, हमें जरूर करा दो मैडम, आप और किसी को कराओ ना करो, है ना? चलिए तो शुरू करते हैं एक एक करके। हेडिंग डालिएगा सबसे पहले संघ पॉरीफेरा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे संघ पॉरीफेरा। फाइलम पॉरीफेरा। तो संघ पॉरीफेरा में मैंने क्या बोला, सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, उसका सामान्य नाम। तो संघ पॉरीफेरा को हम सामान्यतः किस नाम से जानते हैं? तो इनका सामान्य नाम क्या है बेटा? कॉमन नेम इनको हम स्पंज के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? स्पॉन्जिस के नाम से। इसके बाद बेटा इनको हम पॉरीफेरा क्यों बोलते हैं? पॉरी में पोर शब्द आता है। ठीक है, तो इनको हम पॉरीफेरा इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनके पूरे शरीर में छिद्र पाए जाते हैं। ठीक है, छिद्रों की उपस्थिति के कारण ही हम इनको पॉरीफेरा के नाम से जानते हैं। अब हम बात करते हैं इनके सामान्य लक्षणों की। अगर हम इनके सामान्य लक्षणों की बात करें तो सबसे पहले इनमें किस तरह का संगठन होता है? इनमें कोशिकीय स्तर का संगठन है, सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कोशिकीय स्तर का संगठन। ठीक है, दूसरा बेटा इनमें सम्मिति कैसी होती है? तो अधिकांश सदस्य जो इसके होते हैं वो असम्मिति दर्शाते हैं, असम्मिति दर्शाते हैं। लेकिन इसी में एक होता है कॉन्जिला, नहीं सॉरी ल्यूकोसोलेनिया, ल्यूकोसोलिनिया, ये बेटा अरीय सम्मिति दर्शाता है। ये एक ऐसा स्पंज है ल्यूकोसोलिनिया जो कि रेडियल सिमेट्री शो करता है। फिर बेटा ये सारे के सारे द्विकोरिक होते हैं, यानी कि डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ठीक है, इनमें कोशिका एकत्रीकरण देह प्रारूप पाया जाता है। ठीक है, देह गुहा इनमें होती नहीं, खंडी भवन इनमें होता नहीं है, नोटोकॉड इनमें होती नहीं है। लास्ट पॉइंट हम लिखेंगे ये पाए कहाँ जाते हैं, इनका आवास क्या है? तो अधिकांश बेटा ये कहाँ पाए जाते हैं? अधिकांशतः
ज्यादातर इसके ऐसे सदस्य हैं बेटा जो समुद्री जल में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? समुद्री जल में। इसको हम लवणीय जल बोलते हैं क्योंकि खारा पानी होता है ना लवणीय जल में। लेकिन जो स्पॉन्जिला है बेटा, स्पॉन्जिला, ये बेटा आपका स्वच्छ जल में पाया जाता है। स्वच्छ जल कौन सा होता है? जो नदी नालों में पाया जाता है। ठीक है, समुद्री जल हल्का सा खारा होता है। डन? लिख लिया? यस। हो जाए तो बता देना, जल्दी लिखो। डन। चलिए, ये हो गया इसके सामान्य। अब इसके हम कुछ विशिष्ट लक्षण देखेंगे जो केवल इसी में पाए जाते हैं। वो मूवी देखी है? या मैं मूवी के ना नाम भूल जाती हूँ। मुझे थोड़े बहुत डायलॉग याद रहते हैं जो मेरे काम के होते हैं। हम तुम में इतने छेद करेंगे, इतने छेद करेंगे तुम कंफ्यूज हो जाओगे। हाँ, मूवी का नाम बताओ। तो जिस छेदी सिंह की बात सलमान खान उस मूवी में करता है विलेन को बनाने के लिए, वो छेदी सिंह यही है, पॉरीफेरा। ठीक है, पॉरीफेरेंस को हम छेदी सिंह इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनके पूरे शरीर पे छेद ही छेद, छेद ही छेद। ये खुद कंफ्यूज है पूरी जिंदगी। ठीक है ना? वांटेड मूवी है? नहीं तान्या, वांटेड वांटेड तो नहीं है। दबंग, जब बात है ना। तो सबसे पहला बेटा इसका जो विशिष्ट लक्षण है वो है जल नाल तंत्र, जिसे हम कहते हैं वाटर कैनाल सिस्टम। इसको हम वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, तो वो छेदी सिंह यही है जिसकी बात वो सलमान खान मूवी में कर रहे हैं। तो वाटर कैनाल सिस्टम में होता क्या देखो, इनका पूरा जो शरीर होता है, ठीक है, देख रहे हैं कितने सारे छेद हैं। लॉरेंस बिश्नोई नहीं है। अब लॉरेंस बिश्नोई कुछ भी यार, चलो छोड़ो, लेट्स नॉट डिस्कस दैट। एक मिनट है ना। ठीक है, तो इनमें ये जितने भी आपको छोटे छोटे छेद दिख रहे हैं, इन सभी से पानी अंदर आता है।
और केवल एक ही इनके पास छेद है बड़ा सा, जिससे पानी बाहर जाता है। ठीक है, ये जो है बेटा, इसमें इन छोटे छोटे छेदों को हम ऑस्टिया के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ऑस्टिया। ऑस्टिया से पानी जाता है इनकी, इसको हम बोलते हैं स्पंज गुहा। इसको हम बोलते हैं स्पंज गुहा। तो ऑस्टिया से पानी कहाँ जाता है इनकी? स्पंज गुहा में, जिसे हम स्पॉन्जो सील बोल देते हैं। स्पॉन्जो सील। और यहां से बेटा ऑस्किलम से बाहर। ठीक है, ऑस्किलम से बाहर। इसको हम बोलते हैं जलनाल तंत्र। पानी में पाए जाते हैं। तो पानी में बेटा, मैडम हेमाटोलॉजी क्या है? दिव्या अभी पढ़ा रही हूं मैं ब्लड आपको, कहीं से भी रैंडम क्वेश्चन क्यों ले आते हो? ब्लड की स्टडी को हेमाटोलॉजी कहते हैं, कुछ भी। चलिए, तो ये क्योंकि इनके पूरे शरीर पर छेद पाए जाते हैं, पोर्स पाए जाते हैं, इसीलिए हम इनको बेटा पॉरीफेरा के नाम से जानते हैं। ठीक है, सामान्य नाम इनका स्पंज होता है। तो इनके पूरे शरीर में जो छेद हैं, इनमें छोटे छोटे छेद जिनसे पानी अंदर आता है, उनको हम बेटा ऑस्टिया बोलते हैं। स्पंज गुहा में जाता है और ऑस्किलम से बाहर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? इस वाटर कैनाल सिस्टम का काम क्या होता है? क्योंकि यहाँ से पानी अंदर बाहर हो रहा है बेटा, तो पानी अंदर आएगा तो खाने को लेकर के आएगा, तो भोजन लाने में मदद करता है, भोजन को संग्रहित करेगा, है ना? भोजन संग्रहण में ये मदद करता है। दूसरा बेटा, ये श्वसन में मदद करता है। पानी अंदर आएगा तो ऑक्सीजन ही उससे ले लेंगे, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड डाल देंगे। और तीसरा बेटा, ये जो भी इनका वेस्ट है बॉडी में, उसको भी ये इसी पानी के थ्रू निकाल देंगे, तो ये उत्सर्जन में भी मदद करता है। ठीक है, अब इसकी पूरी की पूरी स्पंज गुहा की जो आंतरिक भित्ति होती है, यहाँ पर बेटा कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं, और इनको बेटा हम कॉलर कोशिकाएं या क्वेनोसाइट्स बोलते हैं। ठीक है, तो पहला विशिष्ट लक्षण। दूसरा विशिष्ट लक्षण इनका होता है क्वेनोसाइट्स या कॉलर कोशिकाओं, क्वेनोसाइट्स या कॉलर सेल्स की उपस्थिति। तो इनकी पूरी स्पंज गुहा को ये कॉलर कोशिकाएं आस्तरित करके रखती है, यानी कि उसकी लाइनिंग बनाती हैं। ठीक है, अब ये क्वेनोसाइट की संरचना अगर मैं आपको अलग से यहाँ पे बना करके बताऊं तो कुछ ऐसी होती है।
इस तरीके की कोशिकाएं होती हैं जिसमें छोटे छोटे सूक्ष्मांकुर होते हैं और उनके बीच से एक लंबा सा फ्लैजला यानी कि कशाब निकलता है। क्योंकि ये छोटे छोटे सूक्ष्मांकुर ऐसे खड़े हैं कॉलर की तरह, इसीलिए बेटा हम इनको कॉलर कोशिकाओं के नाम से जानते हैं। ठीक है, समझ में आया? कुछ ज़्यादा है ही नहीं इसमें। तो दो ही इनके विशिष्ट लक्षण है, पहला स्पंज गुहा की उपस्थिति और दूसरा मतलब वो सॉरी वाटर कैनाल सिस्टम की उपस्थिति, और दूसरा बेटा होता है इनके कोएनोसाइट्स जो कि वाटर कैनाल सिस्टम को अंदर से आस्तरित करते हैं। ठीक है, बस यही है इसमें, और कुछ है ही नहीं। डन, याद हो गया? ये 1 नंबर तुम्हें कल ही याद हो गया था, संगठन का स्तर 1 नंबर कोशिकीय। ठीक है, 1 नंबर में सम्मिति ज्यादातर असम्मिति होती है, 1 नंबर में देह प्रारूप कोशिका एकत्रीकरण होता है, 1 नंबर में देह गुहा होती नहीं है, 1 नंबर द्विकोरिक होते हैं। ठीक है, इसके अलावा बेटा ये ज्यादातर समुद्र में पाए जाते हैं, एक स्पॉन्जिला नाम का स्पंज है जो कि स्वच्छ जल में पाया जाता है, बाकी सब समुद्र में पाए जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? या हम कंप्लीटली ओके बेटा। विशिष्ट लक्षण में सबसे पहला इनके पास जलनाल तंत्र होती है जो कि इनको भोजन संग्रहण, अब पानी आ रहा है तो खाना लेकर के आएगा, ठीक है, भोजन संग्रहण में मदद करता है, इनको श्वसन और उत्सर्जन में मदद करता है। इस पूरी मतलब स्पंज के अंदर जो छोटे छोटे छेद होते हैं उनको हम ऑस्टिया बोलते हैं, जिससे पानी अंदर आता है। तो आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि ऑस्टिया से पानी अंदर आता है, ठीक है, और ऑस्क्युलम से बाहर जाता है। ठीक है, तो ये बेटा हो गया इसका जलनाल तंत्र। इस पूरी स्पंज गुहा को अंदर से कोएनोसाइट्स या कॉलर कोशिकाएं आस्तरित करती हैं। और बेटा इनको हम कॉलर कोशिकाएं क्यों कहते हैं? क्योंकि इन कोशिकाओं के ऊपर की तरफ छोटे छोटे सूक्ष्मांकुर होते हैं जो कि कॉलर के जैसे दिखाई देते हैं, जिसके बीच से एक कशाब निकलता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कोएनोसाइट्स या कॉलर कोशिकाएं। तुम लोग आजकल वो नहीं देख रहे हो क्या, माइंड मैप सीरीज नहीं देख रहे हो क्या? हाँ, अभी तो क्लास 11th ही चल रहा है, उसमें अपने काम का तो देख लो। मैम समझ नहीं आ रहा है, शगाफ मिनहाज बेटा क्या नहीं समझ में आ रहा है, प्लीज बता दो, समझा देंगे। क्या नहीं आ रहा है समझ में बाबू? फ्लो चार्ट भी नोट करना है बेटा, बिल्कुल करना है, जो कुछ लिख रही हूँ तुम्हारे लिए लिख रही हूँ। मैम कॉलर सेल्स का वर्क क्या होता है बेटा? ये कॉलर सेल्स ही जो भी इनकी क्रियाएं, क्योंकि मैंने क्या बोला था ये एक कोशिकीय है, सॉरी ये क्या बोलते हैं, कोशिका एकत्रीकरण इनका देह प्रारूप होता है। तो इनके अंदर यही कोशिकाएं हैं जिनके अंदर पाचन होगा, यही श्वसन, जो पानी आ रहा है उससे डायरेक्ट ही ऑक्सीजन लेके कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रही है। हर एक कोशिका अपना अपना उत्सर्जी पदार्थ निकाल रही है, बताया था। एक ही कमरे में 4 लड़के रह रहे हैं लेकिन चारों अपना अपना सारा काम खुद कर रहे हैं। तो इनके शरीर में ये जो कोएनोसाइट्स हैं, ये हर एक कोएनोसाइट सारे काम खुद कर रही है, समझे या नहीं? तो ये हो गए बेटा इनके विशिष्ट लक्षण। अब हम बात करेंगे बेटा इसकी कार्यकी की। तो कार्यकी में बेटा हम बात करेंगे सबसे पहले इसके सारे सिस्टम्स हम देख लेंगे। इसकी अगर हम कार्यकी देखें, कार्यकी मतलब इसकी फिजियोलॉजी, जो हमने मानव कार्यकी पढ़ी थी ना, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, तंत्रिका तंत्र, कंकाल तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र, जनन हम अगली क्लास में पढ़ेंगे 12th में। तो इसकी भी कार्यकी है बेटा, है ना। तो इसमें पाचन कैसे होता है? सबसे पहले इनका जो पाचन होता है, पाचन बेटा इनमें कोशिकाओं के अंदर होता है, जिसको हम बोलते हैं अंतरा कोशिकीय। पाचन कैसे होता है इनमें? अंतरा कोशिकीय, यानी कि कोशिका के अंदर। कौन सी कोशिका के अंदर? ये बेटा कोएनोसाइट्स के अंदर ही होता है, इसको हम बोल देते हैं इंट्रासेल्युलर डाइजेशन होता है इनमें। ठीक है, दूसरा बेटा इनमें श्वसन और उत्सर्जन कैसे हो रहा है? श्वसन और उत्सर्जन और पाचन भी, इन तीनों में बेटा कहीं ना कहीं आपकी जो जलनाल तंत्र है वो मदद कर रही है। ठीक है, और हम ये भी पढ़ चुके हैं कि इनमें श्वसन और उत्सर्जन हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। जब हमने श्वसन वाला अध्याय पढ़ा तो सारे संघों के श्वसनांग पढ़े थे, जब हमने उत्सर्जन वाला अध्याय पढ़ा था तो सारे संघों के उत्सर्जी अंग भी पढ़े थे। तो जलनाल तंत्र करती है, लेकिन
इसमें देह सतह से विसरण विधि द्वारा, मतलब अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, बाहर निकल जाएगा, बाहर ऑक्सीजन ज्यादा है, अंदर आ जाएगा। पढ़ाया हुआ है ये मैंने। श्वसन उत्सर्जन परिसंचरण इनमें होगा नहीं बेटा अलग से कोई, ठीक है, इनके अंदर कोई, क्योंकि बहुत बहुत ही सिंपल टाइप होते हैं, मतलब बहुत ही पुराने टाइप के हैं ये, इनमें कुछ भी ना है, बस ऐसे ही इकट्ठे हो गए कोशिकाएं मिलके कुछ बना रही हैं। परिसंचरण इनमें होता नहीं है। फिर बेटा इनके अंदर कंकाल पाए जाते हैं, ठीक है, इनके अंदर इनका जो कंकाल होता है बेटा, जो इनका स्केलेटन होता है, वो स्पॉन्जिन तंतु का, स्पॉन्जिन फाइबर्स का, स्पॉन्जिन फाइबर्स का, या कैल्शियम, कैल्शियम बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे यार, कौन सा कंकाल, एक मिनट रुक जाना, एनसीईआरटी का वर्ड देख लेती हूँ। कंटिकाओं का, ये कंटिकाएं कैल्शियम की होती हैं, ठीक है, तो हम इसको एग्जैक्टली लिखते हैं, स्पॉन्जिन तंतु या कंटिकाओं का बना होता है। फिर बेटा हम कंकाल के बाद बात करें इनके तंत्रिका तंत्र की, तो इनमें तंत्रिका तंत्र नहीं होता है, इनमें न्यूरॉन्स नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, तंत्रिका में अगर हम बात कर लें, इनमें न्यूरॉन्स, ये बहुत ही पुराने टाइप की जीव हैं, इनमें न्यूरॉन्स भी नहीं पाए जाते हैं, अंतःस्रावी भी नहीं पाया जाता है। अगर हम बात करें इनके जनन तंत्र की, तो इसमें कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो बेटा इनमें नर और मादा अलग अलग नहीं होते हैं, एक ही स्पंज के अंदर नर जननांग भी होगा, मादा जननांग भी होगा, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर नर व मादा अलग नहीं होते, अलग नहीं होते मतलब इनको हम बोलेंगे कि ये उभयलिंगी होते हैं। क्या होते हैं? उभयलिंगी, मतलब एक ही जीव के अंदर नर और मादा दोनों जननांग पाए जाते हैं, इनको हम बोलते हैं बेटा ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं, ठीक है, उभयलिंगी मतलब ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं। इसके अलावा बेटा ये जनन लैंगिक भी करते हैं और अलैंगिक भी करते हैं, इनमें लैंगिक जनन भी होता है और अलैंगिक जनन भी होता है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों टाइप से रिप्रोड्यूस करते हैं, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं और सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे तो कैसे करेंगे? युग्मक निर्माण द्वारा, ठीक है, नर और मादा युग्मक बनेंगे, उन दोनों के मिलने से बेटा एक नया स्पंज बनेगा। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं बेटा ये विखंडन द्वारा, ठीक है, इसके टुकड़े अलग हो जाते हैं, हर टुकड़े से एक नया स्पंज बन जाता है, ठीक है। और क्या है इसमें, जनन में ही हम लिख लेते हैं यहाँ पे कि इसमें अप्रत्यक्ष परिवर्धन होता है। अप्रत्यक्ष परिवर्धन मतलब, अच्छा पहले तो इसमें निषेचन कहाँ होता है? अगर लैंगिक जनन है बेटा तो लैंगिक जनन में निषेचन कहाँ होगा? बाह्य निषेचन होता है इसमें, सॉरी आंतरिक निषेचन होता है इसमें। आंतरिक मतलब शरीर के अंदर ही अंडाणु और शुक्राणु दोनों मिलेंगे, तो आंतरिक निषेचन होगा। और इसमें अप्रत्यक्ष परिवर्धन होता है। अप्रत्यक्ष परिवर्धन मतलब लार्वा अवस्था द्वारा, ये सब जनन के अंदर आ जाएगा, ठीक है, मतलब इनमें लार्वा पाए जाते हैं, इसीलिए इसको हम अप्रत्यक्ष, जल्दी से लिख लो फिर मैं इसको एक और बार सुनाऊंगी, मतलब समझाऊंगी। डन। जूलॉजी वेरी इंटरेस्टिंग, ये तो बहुत इजी है यार, बच्चों को पता नहीं क्यों एनिमल किंगडम टफ लगता है, मैं रटवा दूंगी खत्म होने तक।
चलिए, डन डन, मैमड़ा क्लियर। अच्छा, क्लियर भी हो गया है। देखो, तो पाचन बेटा कोएनोसाइट के अंदर होता है, तो कोशिका के अंदर मतलब अंतरा कोशिकीय पाचन होता है। श्वसन और उत्सर्जन मैंने क्या बोला, आपके जलनाल तंत्र की वजह से, उनकी मदद से होता है। साथ ही साथ बेटा हमने इसको पढ़ा था कि इनकी देह सतह से ही गैसों का विसरण हो जाता है। ठीक है, फिर हम बात करें परिसंचरण तंत्र इनमें पाया नहीं जाता है, इनमें कंकाल पाया जाता है, या तो बहुत पतले पतले स्पॉन्जिन तंतुओं का जो कि इनको थोड़ा नाजुक सा शरीर देता है, या फिर बेटा इनमें कैल्शियम की कंटिकाएं पाई जाती है, कैल्शियम के ऐसे टफ फाइबर्स पाए जाते हैं। फिर हम बात करें इनमें तंत्रिका नहीं पाई जाती है। जनन बेटा ये कैसे करते हैं, तो इनमें नर और मादा अलग नहीं होते हैं, एक ही स्पंज के अंदर शुक्राणु भी बनेगा, उसी के अंदर अंडाणु बनेगा, अंदर ही बेटा वो निषेचन करेंगे, लेकिन आपस में नहीं करेंगे। किसी और का शुक्राणु जब अंदर आएगा तो इसके अंडाणु निषेचन करेंगे, इसका अंडाणु जब किसी और स्पंज के अंदर जाएगा तो इसको हम बोलते हैं क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, वो छोड़ दो। ठीक है, तो इनमें निषेचन मादा के मतलब जो स्पंज है उसके शरीर के अंदर ही होता है, तो आंतरिक निषेचन होता है, और इनमें लार्वावस्था पाई जाती है, मतलब अप्रत्यक्ष परिवर्धन होता है। ठीक है, चलिए अब जल्दी से इसके उदाहरण देख लेते हैं। तो 3 ही आपके उदाहरण है इसमें। वैसे तो और भी हैं, रुको मैं थोड़ा आउट ऑफ एनसीईआरटी यहाँ पर बता दूंगी उदाहरण। सबसे पहला हो गया आपका साइकॉन, इसको हम बोलते हैं काइफा। फिर हो गया बेटा आपका इसमें स्पॉन्जिला, जो कि स्वच्छ जल में पाया जाने वाला स्पंज है, ये इकलौता ऐसा स्पंज है जो स्वच्छ जल में पाया जाता है, बाकी सारे के सारे बेटा समुद्री जल में पाए जाते हैं। तीसरा हो गया आपका यूस्पोंजिया, इसको हम बोलते हैं बाथ स्पंज। फिर हो गया आपका, अब आउट ऑफ एनसीईआरटी, क्लायोना, इसको हम बोलते हैं बोरिंग स्पंज। फिर हो गया आपका बेटा यूप्लेक्टेला, यूप्लेक्टेला, इसको हम बोलते हैं वीनस फ्लावर बास्केट। क्लायोना को बोरिंग स्पंज क्यों बोलते हैं मैडम, ये बोर होता रहता है बैठे बैठे इसलिए? नहीं, बोर करने का मतलब होता है बेटा छेद करना, बोलते हैं ना बोरिंग करवानी है पानी के लिए, मतलब गहरा गड्ढा खुदवाना है। ठीक है, तो बोर करने का मतलब होता है बेटा ये ना तो ये खुद बोर होते हैं, ना ये अगले को अपनी कहानियां सुना सुना के बोर करते हैं, क्योंकि ये छेद करते हैं, इसलिए हम इनको बोरिंग स्पंज बोलते हैं। अब मैडम ये छेद किस में करते हैं, तो एक आप सबको ने वो सच्चा मोती का नाम सुना है? सच्चा मोती, वही सफेद वाला जिसे पहन के गुस्सा खत्म हो जाता है, सुना है कि नहीं? हाँ, सुना है कि नहीं? नाल तंत्र क्या है मैडम सचिन? जल नाल तंत्र मतलब एक नलिका जैसा है जिसमें जल आता है और चला जाता है, उसको हम जल नाल तंत्र बोलते हैं। सुना है? हाँ, कि उसको सफेद मोती को ऐसे चांदी की अंगूठियां पहनो ऐसी छोटी उंगली में तो गुस्सा खत्म हो जाता है, सुना है? और 150 रुपए का आता है वो मोती, गलत। वो जो 150 रुपए का मोती आ रहा है ना उसको सच्चा मोती नहीं बोलेंगे, वो झूठा मोती है, क्योंकि सच्चा मोती बेटा जो बनाने वाले मोलस्क होते हैं, संग मोलस्का होता है ना, उस मोलस्का के अंदर बेटा एक पिंकटेडा नाम का मोलस्क होता है, वो पिंकटेडा मोती बनाता है, सच्चा मोती बनाता है। वो जो सच्चा मोती होता है बेटा जिसको धारण किया जाता है, धारण चांदी की अंगूठी में, जिसे बोलते हैं गुस्सा शांत हो जाता है, वो सच्चा मोती इतना महंगा होता है कि उसके पैसे सुन के ही गुस्सा शांत हो जाएगा। ठीक है, अब कितना महंगा होता है, तो मतलब इतना भी नहीं महंगा होता है, मतलब ठीक है, लेकिन 150 रुपए का भी नहीं होता है ना। अगर आपका वजन 50 किलो है तो आपको 5 रत्ती या 6 रत्ती का पहनना होता है, अगर आपका वजन 60 किलो है तो आपको 6 से 7 रत्ती का पहनना होता है, और एक रत्ती का 8-9 हज़ार का आता है, तो 5 रत्ती से कम का, चलो 4 रत्ती 40 किलो से कम के तो नहीं होगे, है ना, तो 4 से 5 रत्ती का ही पहनोगे तो बेटा कितने का पड़ा?
36 से 45,000 का पड़ा है ना। इतने का तो केवल सच्चा मोती, फिर 1,000 रुपए की, अब तो चांदी भी बेटा 1 लाख हो गई है ना। तो 1,000 रुपए की तुम्हारी मतलब एक तरह से 50,000 की तुम्हारी अंगूठी पड़ी, वो भी चांदी की, है ना। तो मेरे को किसी ने कहा था, हम लोग बहुत लड़ते थे, मैं दीदी ना बहुत लड़ते थे बचपन में, बहुत लड़ते थे। तो किसी ने कहा इनका गुस्सा था, तो ऐसा हमारे यहाँ चलता है। आप में से मुझे नहीं पता, तुम लोगों में से कितने लोगों ने सुना नहीं सुना है कि सच्चा मोती पहनने से गुस्सा कम होता है सफ़ेद मोती पहनने से। हमारी मम्मी ने भी सुना था, हमारी मम्मी ने हम लोगों को ला के पहना दिया चांदी की अंगूठी में। हमारे वो टिकता ही नहीं था, महीने 2 महीने में या तो अंगूठी गुम जाती थी या मोती निकल जाता था, अंगूठी अंगूठी रह जाती थी, ऐसा कुछ होता था। तो बाद में पता लगा ये सच्चा है। तो मम्मी को ये लगा इन लोगों का गुस्सा इतना तेज है कि ये रुकता ही नहीं है ना, गुस्से के आगे इनका मोती भी फेल है। बाद में पता लगा ये मोती सच्चा होता ही नहीं है। मैंने फिर मुझे गुस्सा आता था, मैंने कहा, फिर जब मैं बड़ी हुई तो मैंने कहा अब तो मैं सच्चा मोती सच्चा, जब मैंने ये पढ़ा तो मुझे पता लगा सच्चा मोती तो अलग होता है भाई साहब। तो मैंने बोला कि अब मैं सच्चा, अच्छा जयपुर में मोतियों का और ये जेम्स का काम होता है, रत्नों का, पुखराज वगैरह इन सब का ना काम होता है जयपुर राजस्थान में। तो मैंने मेरे भैया को बोला, एक थे मतलब, कि भैया मुझे सच्चा मोती चाहिए, आपके फ्रेंड्स का जेम्स का काम है ना सिटी में, आप उनसे ला करके देना। तो उन्होंने मुझे बोला प्रिया मैं तेरे को सच्चा मोती क्यों ला के दूँ। मैंने कहा उससे गुस्सा कम होता है। कहते मैं तेरे को उसके रेट बताऊंगा, तेरा गुस्सा वैसे ही खत्म हो जाएगा। 50,000 में जा तू सोने की अंगूठी बनवा ले। उस टाइम सोना 70,000 नहीं था, अभी तो 70 भी क्रॉस कर गया। तो उस टाइम सोना कितना था, होगा कुछ 29-30,000 था। तो फिर मुझे पता लगा कि 50,000 की चांदी की अंगूठी बनवाने से अच्छा है कि इतने में तो मैं गले का 1.5 तोले का बनवा सकती हूँ। तो मेरा गुस्सा उस दिन से शांत हो गया कि नहीं, 50,000 की चांदी की अंगूठी तो अब नहीं पहनेंगे, है ना। तो सोने की पहन लेंगे यार, डायमंड की बन जाएगी। उस टाइम तो 50,000 की डायमंड की बन जाती है, अब तो 1 लाख की बनती है, ठीक है। तो ऐसा है। तो वो जो सच्चा मोती बनाने वाला मोलस्का है ना, ये क्लायोना उसमें छेद कर देता है, इसीलिए हम इसको बोरिंग स्पंज बोलते हैं, ठीक है। वो मोती जो बनता है ना बेटा, मोती ऐसे उसके अंदर बनता है, एक कैल्शियम का शेल होता है, उसके अंदर मोती बनता है। तो ये जो क्लायोना नाम का स्पंज है ना, इसको चैन नहीं पड़ता है, इसको आदत है उंगली करने की। ये पहुंचता है और उसको मोती जब वो बना रहा था तो उसमें छेद कर देता है, तो वो मोती बेकार हो जाता है, ठीक है। इसलिए हम इनको क्लायोना बोलते, मतलब बोरिंग स्पंज बोलते हैं, क्योंकि ये बोर नहीं हो रहे हैं, ना ये मोलस्का को बोर कर रहे हैं, ये सच्चा मोती बनाने वाले के अंदर जाकर के उंगली कर दे रहे हैं। समझ में आया कि नहीं, ठीक है। आगे बेटा, यूप्लेक्टेला को हम बोलते हैं वीनस फ्लावर बास्केट। अच्छा, वीनस फ्लावर बास्केट इसको हम क्यों बोलते हैं, इसकी भी कहानी है बेटा। जापान में इसे शादियों में तोहफे की तरह दिया जाता है, ठीक है। अपने यहाँ शादियों में तोहफे क्या दिए जाते हैं, ज़्यादा सगे संबंधी होंगे तो वो कहेंगे कि ठीक है भैया, लड़की का फर्नीचर हमारी तरफ से, दूसरा कहेगा लड़की का इलेक्ट्रॉनिक्स हमारी तरफ से, तीसरा कहेगा ये लो 1 लाख रुपए हम तुम्हारे अकाउंट में डाल दे रहे हैं, अगला को 51,000 पकड़ा जाएगा। ये सगे संबंधी करते हैं। कोई होगा तो कहेगा लड़की को हमारी तरफ से एक कान के बनवा दो कि गले के बनवा, हमारे यहाँ यही गिफ्ट होते हैं, ठीक है। अच्छा, जो दूर दराज के आते हैं वो 1100, 2100, 5100 और कभी 500 का और कभी 100 रुपए का लिफाफा भी दे जाते हैं, ठीक है, ऐसा होता है। लेकिन जापान में बेटा, अच्छा शादी का मतलब क्या होता है कि ये 7 जन्मों का बंधन है, ठीक है। निव एक जन्म में नहीं रहा, लेकिन कहने को, और खुद उस पंडित का नहीं निभ रहा है अपने घर में, लेकिन फिर भी वो अगले को बोलेगा नहीं 7 जन्मों का बंधन है। तो 7 जन्मों का बंधन बेटा आजकल तो रहा नहीं है, लड़ाई हुई तलाक अलग, हम नहीं निभा पाएंगे, हमें हमसे एक जन्म नहीं जल रहा और हम एक जन्म जबरदस्ती झेलना भी नहीं चाहते, अलग हो जाओ, अपने अपने रास्ते, दोनों कमाते हैं, दोनों अपना अपना घर पालो, खुशी से रहो यार, साथ में रह के यहाँ यहाँ को टेंशन क्यों देना है, ठीक है। तो शादी वैसे तो कहने को एक बहुत पवित्र बंधन है, 7 जन्मों का बंधन है ना। ऐसा बोलते हैं कि एक बार बंधन जुड़ गया तो अब लड़की की अर्थी उसके ससुराल से या लड़के के घर से उठेगी, कहने को तो यही होता है, तलाक हो जाए वो अलग बात है। जापान में बेटा क्या होता है कि शादियों में ये यूप्लेक्टेला दिया जाता है। ये यूप्लेक्टेला ना कुछ ऐसा होता है, ठीक है। इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, इन छेदों से एक कीट का जोड़ा अंदर आ जाता है, इन छेदों से एक कीट का जोड़ा अंदर आ जाता है, इनको हम श्रिम्प्स बोलते हैं, ठीक है। ये कीट का जोड़ा अंदर तो आ जाता है,
लेकिन बाहर नहीं निकल पाता। ठीक है, जब तक ये बाहर है, जब तक ये इस यूप्लेक्टेला के अंदर नहीं गए हैं, बाहर घूम रहे हैं। क्या शादी करनी चाहिए मैडम अर्पित जैन? नहीं करनी चाहिए। तो जब तक ये कीट बेटा इस यूप्लेक्टेला के बाहर घूम रहे हैं, तब तक दोनों मस्त। ठीक है, ये 4 लोगों से मिल रही है, 4 लोगों से बात कर रही है, थोड़ा डेटिंग वेटिंग भी कर रही है, नहीं जम रहा छोड़ दिया। ऐसा ही है, ये 10 लोगों से मिल रहा है, ठीक है, 10 लोगों को डेट कर रहा है, जम रही है तब तक ठीक है, नहीं जम रही तो छोड़ दिया। लेकिन तो ब्रेकअप बहुत आसान होता है, आज जोड़ा कल, ठीक है, तोड़ लिया। पर शादी के बाद तलाक थोड़ी बड़ी चीज़ हो जाती है। तलाक करना इज नॉट दैट इजी है ना, बहुत समाज क्या कहेगा हैं, और इतना खर्चा हुआ है वो, उसके बाद क्या करोगे, है ना, तो बहुत सारी, तलाक थोड़ी बड़ी चीज़ है, ब्रेकअप इज अ स्मॉल थिंग। तो जब तक ये बाहर घूम रहे थे, दो चार के साथ डेटिंग कर रहे थे, सब बढ़िया चल रहा था। लेकिन जैसे ही बेटा ये अंदर आए, इन्होंने ये सोच के अंदर आए कि अब हम साथ रहेंगे, अंदर आ गए। अब अंदर आने के बाद बेशक एक दूसरे का सर फोड़ दें कि ना ना बन रही है हमारी साथ में, लेकिन निकल नहीं सकते। तो ये अंदर तो आ गए, अब इनके बच्चे बाहर निकल जाएंगे, पर ये बाहर नहीं निकल पाएंगे। ये तभी अलग होंगे जब इनमें से कोई एक मर जाए या दोनों मर जाएं। फिगर नहीं बनाना है परवीन, समझाने के लिए, ठीक है। तो जापान में अगर यूप्लेक्टेला किसी की शादी में गिफ्ट के तौर पे दिया जाता है, तो उसका मतलब ये होता है कि अब तुम मतलब इस जन्म से साथ रहो, केवल मौत ही तुम्हें अलग कर सके, क्योंकि यूप्लेक्टेला इस चीज का सबूत है, इस चीज का प्रतीक है कि किसी भी जोड़े को केवल मौत ही अलग कर सकती है। अगर वो एक बंधन में बंध गए तो अब वो निकल नहीं पाएंगे, अलग नहीं हो पाएंगे। हाँ, दोनों मर गए, कोई एक मर गया तो बेटा एक दूसरा रह जाएगा, तो मौत ही अब उनको अलग कर सकती है, अदरवाइज अब वो अलग नहीं हो सकते। तो ये यूप्लेक्टेला देना का मतलब ये आशीर्वाद होता है कि हम तुम्हें यूप्लेक्टेला दे रहे हैं, इसका मतलब हम तुम्हें ये आशीर्वाद दे रहे हैं कि अब केवल मौत ही तुम्हें अलग कर सके, अदरवाइज तुम साथ ही रहो। समझे कि नहीं? मजेदार कहानी है नहीं? आपने तो कर ली, हमको मना कर रही हो। मैं मना थोड़ा ना कर रही हूँ, खूब करो, 4 करो मेरी तरफ से। लेकिन आपने पूछा करनी चाहिए, तो मैं कह रही हूँ करनी नहीं चाहिए, कर लो, नहीं करोगे तो भी पछताओगे ना। समझे कि नहीं? यस। अब अंदर ही एक दूसरे का सर फोड़ के मर जाए तो अलग बात है। डन? नहीं करो यार, खूब करो, एक नहीं 4 करो, हम तो कह रहे हैं। मजा आया। डन? आगे बढ़े। मजेदार टॉपिक है ये। और शादी नहीं करनी चाहिए उसके तो देखो तुम लोग भी कितने प्रमाण दे देते हो। नहीं अच्छा, यकीन वाले बच्चों ने दिया था कि मेंढक की बीवी गूंगी होती है। मैडम कितनी बढ़िया चीज़ है। तो पता तुम्हें भी है शादी के साइड इफेक्ट्स, कि बीवी तो बोलेगी, सुनना पड़ेगा, घर में देख रहे हैं, है ना, लेकिन फिर भी शादी करेंगे। मैडम मेंढक की गर्दन नहीं होती फिर तो बढ़िया चीज़ है, एक दूसरे का गला नहीं दबा सकते। ऐसे यकीन वाले बच्चों ने लॉजिक दिए थे जब मैं मेंढक पढ़ा रही थी। तो इन्हें ये भी पता है कि शादी के बाद गला दबाने पे भी नौबत आ सकती है, और शादी फिर भी करेंगे। अब मैं क्या करूं? नहीं भैया, हमारी तरफ से खूब करो तुम शादी, हम बिल्कुल मना नहीं कर रहे हैं। हाँ, मैं तो बस कभी कभी समय समय आने पर तुम्हें साइड इफेक्ट्स बता देती हूँ कि ये हो सकते हैं। हाँ। मजा आया। चलिए, तो एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं बेटा। इस संज्ञेय प्राणियों को सामान्यतः स्पंज कहते हैं। ये सामान्यतः लवणीय और असमिति होते हैं। आद्य बहुकोशिक प्राणी है, मतलब बहुकोशिक ही तो हैं। आद्य मतलब पुराने टाइप के हैं, ठीक है, जिनका शरीर संगठन कोशिकीय होता है, ठीक है। इनमें जल परिवहन या जल नाल तंत्र पाया जाता है। तो जल नाल तंत्र को ही बेटा जल परिवहन तंत्र भी बोलते हैं। मैं मार दूंगी तुम लोगों को। हाँ, बीवी बाद में मारेगी, पहले मैं मार दूंगी। तो जल नाल तो वैसे मैंने बोला तो था, लेकिन मैं लिख भी दे रही हूँ। इसको हम जल नाल या जल परिवहन तंत्र भी बोल देते हैं, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी बोल देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा।
जल सूक्ष्म रंध्र, छोटे छोटे रंध्र होते हैं, ऑस्टिया, इससे शरीर के अंदर स्पंज गुहा में आता है, और एक बड़े से छेद जिसको हम बोलते हैं ऑस्कुलम, इससे बेटा ये बाहर निकलता है। बता चुकी हूँ। हाँ, जो खाए सो पचता है, ना खाए सो, अच्छा खाने वाला कम पछता, जो सॉरी, नहीं खाने वाला कम पछता था, खाने वाला ज्यादा पछताता है कि क्यों ही कर ली। ठीक है, चलो। जल परिवहन तंत्र का बेटा काम क्या होता है बेटा? ये भोजन जमा करने में, श्वसन और अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जित करने में सहायक होते हैं। इनमें क्वानोसाइट्स या कॉलर कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो कि स्पंज गुहा को अंदर की तरफ से आस्तरित करती हैं। कोशिकाओं के अंदर पाचन होता है, इसलिए हम इसको अंतरा कोशिकीय पाचन कह देते हैं। इनमें कंकाल होता है, कंकाल इनका कंटिकाओं या स्पंजन तंतुओं का बना होता है। नर और मादा अलग नहीं होते, ठीक है, मतलब ये उभयलिंगी होते हैं। अंडाणु और शुक्राणु एक ही स्पंज द्वारा बनाए जाते हैं। इनमें अलैंगिक जनन विखंडन के द्वारा, और लैंगिक जनन बेटा कैसे होगा? ओहो, और लैंगिक जनन कैसे होगा बेटा? युग्मक निर्माण के द्वारा होगा। निषेचन शरीर के अंदर होता है, यानी कि आंतरिक होता है, और परिवर्धन अप्रत्यक्ष होता है, लार्वावस्था पाई जाती है। ठीक है, तो इनमें लार्वा पाए जाते हैं। उदाहरण साइकॉन, स्काइफा, स्पॉन्जिला स्वच्छ जलीय स्पंज, यूस्पॉन्जिया पात स्पंज। मैम सर भी क्या पछताते ही होंगे, मेरी जैसी बीवी मिली है तो। ऐसा कोई बहुत घमंड वाली बात तो है नहीं। साथ तो देती है। अच्छा। हाँ, डन सबका। ये बेटा चित्र हैं, इन्हें अपनी आंखों में छाप लो, है ना। चित्र देख करके समझ में आ जाना चाहिए कि ये कौन सा स्पंज है। ठीक है, तो ये हो गया आपका साइकॉन, ये हो गया यूस्पॉन्जिया, ये हो गया आपका स्पॉन्जिला। इसीलिए मैम राजा जल्दी मर जाते थे। राजा को कोई दुख नहीं था, उनको तलाक भी नहीं देना होता था भाई, वो एडिशनली 8-10 ले आते थे, 8-10 100-100 ले आते थे भाई। उनको दुख होता तो वो अगली शादी क्यों करते? हाँ, मैम लव मैरिज करनी चाहिए, अरेंज मैरिज? देखो, मेरे हिसाब से लव मैरिज ज्यादा खतरनाक है। अरेंज मैरिज में तो चलो ऐसा लगता है गलती से किसी नागिन से बंध गए, नहीं। लव मैरिज में तो डेली वो नागिन डस रही थी, फिर भी दिल नहीं माना, ब्रेकअप बड़ी बात हो गई, तो जानबूझ के डसाने चले गए, है ना। चलो, डन। नेक्स्ट बेटा हम पढ़ते हैं संघ सिलेंट्रेटा। बहुत हो गया, चलिए दूसरा है आपका संघ। बहुत हो गया सामाजिक ज्ञान। अब अपने जरा ये प्राणी जगत ज्ञान पे आ जाओ, सामाजिक ज्ञान लेने बैठे हैं। संघ सिलेंट्रेटा क्लियर है ना अब तक जो भी पढ़ाया वो? फाइलम सिलेंट्रेटा, इसको हम संघ निडेरिया भी बोल देते हैं। ठीक है, इसको हम संघ निडेरिया भी बोल देते हैं। सी इसमें साइलेंट है, तो संघ सिलेंट्रेटा या संघ निडेरिया, इतना टेढ़ा लिखा है मैंने, मुझे पता लग गया। हाँ, चलिए, तो सबसे पहले तो बेटा इनको हम निडेरियंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनमें, तो ये इसका, अच्छा है यार रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ। निडेरिया यहाँ ना लिख करके सामान्य नाम में लिखो, रुको। तो संघ सिलेंट्रेटा का बेटा सामान्य नाम है निडेरिया, ठीक है, इनका सामान्य नाम है निडेरिया। इनको हम निडेरिया बोलते हैं क्योंकि इनमें नीडोब्लास्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं। इनमें नीडोब्लास्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं।
नीडोब्लास्ट कोशिकाओं की वजह से ही हम इनको निडेरिया या निडेरियंस बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। सामान्य लक्षण क्या है इसके? तो वर्गीकरण के आधार में जो हमने पढ़े थे बेटा, वो सारे इसके सामान्य लक्षण में आ जाएंगे। तो सबसे पहले इनमें संगठन का स्तर कैसा होता है बेटा? इनमें ऊतक स्तर का संगठन यानी कि टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है। दूसरा बेटा, इनमें अरीय समिति पाई जाती है, रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। तीसरा बेटा, इनमें विकोरिक होते हैं ये सारे के सारे, डिप्लोब्लास्टिक। चौथा, इनमें गुहा तो होती नहीं है। ठीक है। अंधकोश देह प्रारूप होता है, मतलब कि अपूर्ण आहार नाल होती है, अंधकोश देह प्रारूप होता है। ठीक है। देह गुहा इनमें होती नहीं है, खंडी भवन में होता नहीं है, नोटोकॉड इनमें होती नहीं है। पांचवा, अगर हम बात करें इनके आवास की, तो इसमें भी अधिकांश बेटा ये लवणीय यानी कि समुद्री जल में पाए जाते हैं, अधिकांशतः लवणीय मतलब कि समुद्री जल में पाए जाते हैं, और कुछ स्वच्छ जली भी होते हैं। ठीक है, कुछ इसमें स्वच्छ जली होते हैं, जिसको हम बोलते हैं अलवणीय। सही बात है चाहत। हाँ, पहले पढ़ लो फिर शादी करते रहना सब। पढ़ोगे नहीं तो ढंग की लड़की भी नहीं मिलेगी, तो मेरे सर से ज़्यादा तुम लोग पछताओगे। निडेरिया, जल्दी लिख लो। डन। हाँ सही बात है करण। लव मैरिज इज लाइक अपने पैर पे कुल्हाड़ी खुद उठा के मारना, अरेंज मैरिज इज लाइक गलती से कुल्हाड़ी पे पैर पड़ जाना। नोटेड। शादी.com बना दिया है, सही बात है। चलो बात करते हैं बेटा इसके विशिष्ट लक्षणों की। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स इसमें क्या होते हैं? तो सबसे पहले बेटा इसमें जठर संवहनी गुहा, जिसे हम बोलते हैं गैस्ट्रो वैस्कुलर कैविटी। नाम ही है जठर संवहनी, तो बेटा जठर पाचन में मदद करेगी और संवहनी परिसंचरण में। दूसरा बेटा, इनमें अधोमुख पाया जाता है, जिसे हम बोलते हैं हाइपोटोम, जो टेंटिकल्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? टेंटिकल्स मतलब कि स्पर्शक, स्पर्शकों से ये घिरा रहता है। तो देखो इनके ऐसे, ठीक है, ये स्पर्शक हो गए और इनके बीच में ये टेंटिकल्स पाए जाते हैं। ठीक है, इस तरीके के पाए जाते हैं। ये लिख लो फिर आगे बढ़े।
डन डन। तीसरा बेटा इनमें मैंने बोला नीडोब्लास्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये 3 काम में मदद करती हैं। पहला, शिकार पकड़ने में। दूसरा, शिकारी से बचने में। और इसको हम बोल देंगे अपनी सुरक्षा के लिए, है ना। और तीसरा बेटा, कहीं पर भी अगर इनको बंधना हो, स्थिरता या स्थिरत्व के लिए, एंकरेज। कभी देखिए जो नाव होती है उसको जब नाविक आता है किनारे पे लगाता है तो उसको बांध देता है। नाव से एक मोटी सी रस्सी को लेकर के नदी के किनारे खूंटे लगे होते हैं उससे उसको बांध देता है। ठीक है, तो बांधना मतलब एंकर करना। ठीक है, समझे या नहीं, ताकि वो नाव चली ना जाए। मैम स्पर्शक क्या होते हैं बेटा? टेंटिकल्स होते हैं स्पर्शक, बताया ना, वैसे उठे हुए जो ऐसी संरचनाएं हैं। हाइड्रा देखा है कभी कि नहीं देखा है ना? तो उन्हीं को टेंटिकल्स बोलते हैं, स्पर्शक को। तो स्थिरत्व मतलब अपने आप को एक जगह बांध करके रखना। ठीक है, चलो। तो नीडोब्लास्ट कोशिका है। एक बच्चा और मैडम बहुत स्माइल करती हो, तेरे का ही आग लग रही है, मैं हंसती हूँ तो। वाई? तुम क्यों सुलग जाते हो मैं हंसती हूँ तो? अब तो मैं और हंसूंगी। हाँ मैडम आप बहुत हंसती हो। क्यों आग लग रही है तुम्हें भैया? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो नीडोब्लास्ट कोशिकाएं होती हैं इसकी संरचना बना लेते हैं। ये निष्क्रिय और सक्रिय दो तरीके से हैं। मैं पहले निष्क्रिय बनाऊंगी फिर उसको हम सक्रिय रूप में दिखाएंगे। ठीक है, तो ये जो बेटा ये एक निष्क्रिय कोशिका है। ठीक है, ये कैसी है बेटा? निष्क्रिय। और मैं यहाँ सक्रिय बना देती हूँ। देख रहे हैं यहाँ पर बेटा, जब ये निष्क्रिय है तो ये आप देख रहे हो धागे जैसी संरचना, ये अंदर है। ठीक है, अच्छा मनीष रावत, ऐसा चांटा दूंगी ना होश नहीं आएंगे ठिकाने, समझा कि नहीं? औकात में रहे अपनी। तो जो निष्क्रिय न्यूरोब्लास्ट होते हैं बेटा, ये निष्क्रिय है, मतलब अभी ना ये अपने शिकारी को मार रहे हैं, मतलब शिकारी को पकड़ रहे हैं ना बेटा, ये अपने शिकार को मार रहे हैं, शिकार से बच रहे हैं, ना ही ये अपने आप को भी कहीं बांध रहे हैं। ठीक है, तो ये बेटा आपकी निष्क्रिय है। ठीक है, और सक्रिय होने के बाद क्या होता है बेटा? सक्रिय होने के बाद इनका जो ये धागेनुमा संरचना है ये बाहर आ जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से देखो ये धागेनुमा संरचना में से एक्चुअली एक जहरीला सा पदार्थ निकलता है। ठीक है, एनकरेज का मतलब होता है बेटा बांधना। ठीक है, एनकरेज का मतलब होता है बांधना, सरल शब्द में लिख दिया। ठीक है, तो यहां पे बेटा एक जहरीला पदार्थ भरा होता है, इसको हम बोलते हैं हिप्नोटॉक्सिन। क्या बोलते हैं इसको हम? हिप्नोटॉक्सिन। ठीक है,
जब ये निष्क्रिय अवस्था में है तो हिप्नोटॉक्सिन अंदर है, लेकिन जब बेटा ये सक्रिय हो जाते हैं तो ये हिप्नोटॉक्सिन को बाहर निकाल देते हैं। इस हिप्नोटॉक्सिन से सपोज अगर कोई शिकार आया है जो इसको पकड़ने के लिए, इसको खाने के लिए आया है, तो बेटा ये क्या करेंगे, ये उस शिकार के ऊपर इस हिप्नोटॉक्सिन को छिड़क देंगे तो वहीं पर रुक जाएगा, वो पैरालाइज्ड हो जाएगा, वो हिल ही नहीं पाएगा। अगर इनको कोई अपना शिकारी दिख गया, मतलब शिकार दिख गया कि इसको मैं खाऊंगा, इसको मैं पकड़ूंगा, तो ये अपने शिकार के ऊपर बेटा इस हिप्नोटॉक्सिन को छिड़क देंगे, जिससे कि बेटा क्या होगा, वो वहीं रुक जाएगा और ये आसानी से उसको कैप्चर कर सकते हैं। तीसरा बेटा, ये जो धागेनुमा संरचना है, ये धागेनुमा संरचना से ही अपने आप को एक जगह पे बांध लेते हैं, जिसकी वजह से बेटा ये यहाँ वहां नहीं जाएंगे। अगर इनको अपने आप को एक जगह से स्थिर करना है, एक जगह पर रोकना है, तो बेटा ये अपनी इस कोशिका को सक्रिय कर लेंगे और बेटा ये जो धागेनुमा संरचना है उससे ये मतलब उसको अपनी कहीं पे भी एक जगह फंसा देंगे, जिसकी वजह से ये मूव नहीं कर पाते हैं। ठीक है, एक बार बेटा ये कोशिका सक्रिय हो गई फिर ये बेकार हो जाती है, काम किया खत्म, नई कोशिकाएं बनती हैं बार बार। ठीक है, तो नीडोब्लास्ट के 3 काम होते हैं। सबसे पहले शिकार पकड़ने में मदद करती हैं, शिकारी को मारने में मदद करती हैं या उससे बचने में मदद करती हैं, और तीसरा बेटा ये अपने आप को एक जगह स्थिर करने में, यानी कि अपने आप को एक जगह पर बांधने में मदद करती हैं। ठीक है, समझ में आया? वासु कहाँ है? अपने पापा के पास। मैं गई बीच में, उसके 2 चांटे लगा के आ गई। ऐसे जा मैं उसने बेडशीट फाड़ दी यार पूरी, मैं उसको ऐसे ऐसे किया और रो रहा है कि पापा उसे संभाल रहे हैं। बेडशीट फाड़ दी, बताओ। डन। ये हो गई बेटा आपकी नीडोब्लास्ट कोशिकाएं। अब ये नीडोब्लास्ट कोशिकाएं कहाँ कहाँ पाई जाती हैं बेटा? तो ये शरीर और स्पर्शक पर पाई जाती हैं। ठीक है, ये बेस पर नहीं पाई जाती। ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ पाई जाएंगी? ये शरीर पर पाई जाएंगी, यानी कि ये यहाँ पाई जाएंगी। ठीक है, और ये स्पर्शकों पर पाई जाएंगी, ये इसके आधार पर नहीं पाई जाएंगी। ठीक है, जल्दी से लिख लो। एक और बेटा इसका, डीटी सर अपनी वाइफ को आर्थ्रोपोडा बोलते हैं, कुछ भी। डीटी सर को आर्थ्रोपोडा का मतलब पता है? आई मीन सर तो मैथ्स वाले होंगे ना, ये तो बायो का टर्म है। चलिए, डन। मैम क्या हिप्नोटॉक्सिन हमारे लिए भी नुकसानदायक है? बिल्कुल अंकुश, आपके लिए भी नुकसानदायक है। आखिरी बेटा इनका विशिष्ट लक्षण जो है वो है इनमें मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस, जिसको हम बोलते हैं पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। इसको हम बोलते हैं बेटा ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अब क्या होता है पीढ़ी एकांतरण, वो भी देख लो। देखो, इनमें 2 रूप पाए जाते हैं। ठीक है, ये जो निडेरियंस होते हैं इनमें 2 रूप पाए जाते हैं। एक होता है बेटा पॉलिप और दूसरा होता है मेड्यूसा। ठीक है, मतलब कुछ ऐसे सिलेंट्रेट हैं जो पॉलिप रूप में पाए जाएंगे और कुछ ऐसे सिलेंट्रेट्स हैं जो मेड्यूसा रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, मेटाजेनेसिस कल मैंने जो आपको पढ़ाया था वो खंडी भवन था, मेटामेरिक, ये मेटाजेनेसिस है। ठीक है, हाँ स्ट्रक्चर बनाना है बेटा, सारे स्ट्रक्चर्स जो मैं चित्र बना रही हूँ बनाने हैं, आप लोगों के लिए बना रही हूँ। ठीक है, जो समझाने के लिए बनाती हूँ वो अलग होता है, लेकिन जो बना रही हूँ आपको समझा, मतलब जो आपकी बुक में है या शब्द के बेसिस से बना रही हूँ बेटा, वो बनाने हैं आपको। 12 साल वाली यूजी बुक बेस्ट है क्या? नहीं, मतलब PYQ की लेनी है तो लेनी चाहिए बेटा, वो तो लेनी ही है। चलिए, तो
दो तरीके के इनके बॉडी फॉर्म्स देखे जाते हैं, या तो पॉलिप या मेड्यूसा। पीढ़ी एकांतरण क्या होता है उसको समझने के लिए पहले हम पॉलिप और मेड्यूसा बनाएंगे। तो पॉलिप बेटा इनका कुछ ऐसा होता है, ये हो गया इनका पॉलिप। ठीक है, पॉलिप और मेड्यूसा भी बना ही लेते, रुक जाओ। ये हो गया मेड्यूसा। ठीक है, पॉलिप और मेड्यूसा में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि ये जो पॉलिप रूप है ये बेलनाकार है, और जो मेड्यूसा है ये छतरीनुमा आकार का है। ठीक है, पॉलिप हमें कैसा दिख रहा है बेटा? पॉलिप हमें दिख रहा है बेलनाकार। ये बनाना है, ये कैसा है? बेलनाकार, यानी कि सिलिंड्रिकल, बेलन के आकार का, लंबा लंबा, सिलिंड्रिकल। ये कैसा है मेड्यूसा बेटा? ये छतरीनुमा है, अम्ब्रेला शेप्ड है, छतरीनुमा, अम्ब्रेला शेप्ड है, पहली चीज। दूसरा बेटा, जो पॉलिप होता है ये पॉलिप एक जगह पर स्थिर होता है, ये एक जगह पे ही रहता है। ठीक है, ये कैसा होता है? ये स्थिर होता है, यानी कि क्या बोलते हैं, फ्री स्विमिंग, और ये होते हैं मुक्तप्लावी। फ्री स्विमिंग, ये यहाँ से वहाँ तैरते रहते हैं। पॉलिप बेटा एक जगह पे स्थिर होता है, क्या बोलते हैं इसको हम? अम्ब्रेला शेप्ड, और सॉरी सिलिंड्रिकल, और बताओ, अंग्रेजी नहीं याद आ रही है मुझे। पीढ़ी एकांतरण क्या होता है देखो, पॉलिप से मेड्यूसा, मेड्यूसा से पॉलिप, इसको हम बोलते हैं पीढ़ी एकांतरण। मतलब कि एक पीढ़ी तो हमारी पॉलिप जैसी दिखती थी, मतलब मम्मी पापा पॉलिप जैसे दिखते थे, लेकिन उन्होंने अलैंगिक जनन किया, और अलैंगिक जनन करके उनकी जो औलादें हुई वो मेड्यूसा जैसी दिख रही हैं। और जो मेड्यूसा के जो बच्चे हैं, ठीक है, मेड्यूसा ने जब जनन किया, इन्होंने किया बेटा लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और लैंगिक जनन करके इनकी जो औलादें हुई वो पॉलिप जैसी हुई। तो इसको, हाँ, इसको हम बोलते हैं बेटा पीढ़ी एकांतरण, यानी कि मेटाजेनेसिस। इसको हम बोलते हैं पीढ़ी एकांतरण। मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी रूप बदल रहा है। पहला रूप कैसा हुआ? पॉलिप, बेलनाकार, एक जगह पे स्थिर है। इनकी औलादें हुई अलैंगिक जनन से, कैसी हुई? छतरीनुमा, ये घूम रही है यहाँ से वहाँ। इन्होंने लैंगिक जनन किया, इनकी जो औलादें हुई कैसी हुई बेटा? पॉलिप। इन्होंने अलैंगिक जनन करके औलादें कैसी बनाई? मेड्यूसा। समझे या नहीं? ये जो एंड दी क्लास वाले ना बेटा, मैं संजना ब्लॉक करवा दूंगी, बहुत दिन से मैंने ब्लॉक करवाया नहीं है, तो मेरे को मत मजबूर करो। ठीक है, मैं जितना पढ़ाने आई हूँ उतना पढ़ा के ही जाऊंगी, तुम्हारे कहने के हिसाब से तो नहीं चलूंगी, हाँ या नहीं? तो काहे तुम अपनी बेइज्जती कराते हो बोल बोल करके? तो पीढ़ी एकांतरण बेटा कौन दर्शाता है? इसका उदाहरण लिख लो, ओबेलिया। ओबेलिया नाम का बेटा एक सिलिंट्रेट होता है जो पीढ़ी एकांतरण दर्शाता है। इसकी हर पीढ़ी में बेटा रूप बदलता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये है कि पॉलिप से मेड्यूसा अलैंगिक जनन द्वारा बनता है, और मेड्यूसा से पॉलिप लैंगिक जनन द्वारा बनता है। जल्दी से बना लीजिए और मुझे थम्स अप दे दो कि मैडम डन। आपके जो स्पंज भी होते हैं ना बेटा, पॉरीफेरा, ये भी ज्यादातर ना स्थिर होते हैं, एक जगह पे ही रहते हैं। ये यहाँ
तैरते नहीं हैं, और वो जिस चीज से जुड़े हुए रहते हैं उसको हम सबस्ट्रेटम कहते हैं। जैसे ये आपका हाइड्रा है ना, तो ये किसी से तो जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है। ये जिस भी पत्थर से जुड़ा हुआ होगा, इस पत्थर को बेटा हम सबस्ट्रेटम कहते हैं। क्या कहते हैं? सबस्ट्रेटम। सबस्ट्रेटम वो पत्थर हो सकता है, कोई बड़ा पेड़ हो सकता है, जिससे ये जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। ये हो गए बेटा इसके विशिष्ट लक्षण। जल्दी से अब इसकी कारिकी देख लेते हैं। तो कारिकी में बेटा वही सारा सिस्टम्स इनके हम देख लेंगे। सबसे पहले पाचन। तो इनमें बेटा अंतर कोशिकीय यानी कि कोशिकाओं के बीच में, गुहा में, और कोशिका के अंदर अंतरा कोशिकीय, दोनों पाचन पाए जाते हैं। कोशिकाओं के बीच में भी और कोशिका के अंदर भी। तो पाचन इनमें अंतर और अंतरा कोशिकीय पाया जाता है, इंटरसेलर और इंट्रासेलर। दूसरा, श्वसन और उत्सर्जन बेटा ये कैसे करते हैं? श्वसन और उत्सर्जन आपको पता है देह गुहा से करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे? क्या बोलेंगे, देह सतह से, ठीक है। देह सतह विसरण विधि द्वारा, डिफ्यूजन से, ठीक है। इसके बाद बेटा परिसंचरण के लिए इनमें जठर संवहनी गुहा है ही, ठीक है। परिसंचरण के लिए इनमें जठर संवहनी गुहा है, जो कि पाचन में भी मदद कर रही है। जठर संवहनी गुहा। कंकाल तंत्र इनमें ऐसा सच कुछ पाया नहीं जाता है। फिर हम बात करें बेटा इनमें तंत्रिका तंत्र। याद करो बेटा, हमने देखा था हाइड्रा में, है ना, इनमें अध्रुवीय न्यूरॉन पाए जाते हैं। ये सबसे पहला ऐसा संघ है जिसमें न्यूरॉन्स देखे जाते हैं। तो इनमें अध्रुवीय न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करें इनमें जनन तंत्र। जनन कैसे होता है बेटा? तो इनमें अलैंगिक जनन भी होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, और इनमें लैंगिक जनन भी होता है। अलैंगिक जनन बेटा इनमें मुकुलन द्वारा, जिसको हम बोलते हैं बडिंग, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। मतलब इसका जो छोटा सा टुकड़ा अलग हो जाएगा, वही टुकड़ा पूरा नया जीव बना लेगा, ठीक है। और लैंगिक जनन में बेटा इसमें क्या होता है अपना, वही शुक्राणु निर्माण और निषेचन, क्या बोलेंगे यार, युग्मक निर्माण, है ना। शुक्राणु और अंडाणु बनेंगे। इनमें बेटा जो परिवर्धन होता है वो प्रत्यक्ष भी हो सकता है और अप्रत्यक्ष भी हो सकता है। प्रत्यक्ष परिवर्धन मतलब कोई लार्वावस्था नहीं पाई जाएगी, ठीक है। और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें अप्रत्यक्ष परिवर्धन पाया जाता है, मतलब कि लार्वावस्था पाई जाती है, ठीक है। ये जल्दी से लिख लीजिएगा। तो जल्दी से एनसीईआरटी और उदाहरण देख लेते हैं इसके, और आपका आज का क्लास खत्म। डन। थम्स अप कर देना हो जाए तो। वंशिका नीट का एक ही पेपर होता है, उसी में फिजिक्स केमिस्ट्री जूलॉजी बॉटनी सब होता है। यहाँ पे आप टेस्ट नहीं दे रहे हो, जैसे यहाँ होता है वैसे ही वहाँ होता है। हमने ये तो देख लिया बेटा कि पीढ़ी एकांतरण कौन दर्शाता है, ओबेलिया। ओबेलिया एक ऐसा सिलेंड्रेटा है जिसमें पॉलिप और मेड्यूसा अलग अलग पीढ़ी में देखे जाते हैं। लेकिन ऐसा जीव जो केवल पॉलिप अवस्था दर्शाता है बेटा, उसका नाम है आपका हाइड्रा। हाइड्रा पॉलिप अवस्था में पाया जाता है। और इसमें आ जाएगा आपका ऑरेलिया, जेलीफिश।
एक बार मुझे ये चेक कर लेने देना है ना, बाकी तो ठीक है। और एलिया ही है। चलो एनसीईआरटी जल्दी से रीड कर लेते हैं। उदाहरण बेटा इसके वही, फाइसेलिया जिसको हम पुर्तगाली युद्ध मानव बोलते हैं, गॉर्गोनिया हो जाएगा सी फैन, पेनेट्यूला हो जाएगा सी पैन, ब्रेन कोरल्स हो जाएंगे जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट का कंकाल पाया जाता है। मैं लिखा देती हूँ आपको, एक काम करती हूँ उदाहरण अलग से। एक बार ये चेक कर लें पहले हम, वो जेलीफिश और एलिया ही कहते हैं ना। उदाहरण लिख लीजिए इसके जल्दी से। 3 तो हमने देख ही लिए, हाइड्रा, ओरेलिया और ओबेलिया। इसके अलावा बेटा इनमें होता है फाइसेलिया, इसको हम बोलते हैं पुर्तगाली युद्ध मानव या पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर, पुर्तगाली युद्ध मानव, पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर। इसमें आ जाता है आपका गॉर्गोनिया, गॉर्गोनिया। इंग्लिश में हम इसको सी फैन बोलते हैं, हिंदी का देखना पड़ेगा, समुद्री कुछ बोलते होंगे, अभी देखेंगे क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं, पता नहीं क्या। फिर आता है आपका पेनेट्यूला। पेनेट्यूला को इंग्लिश में तो बेटा हम सी पेन बोलते हैं, हिंदी देखनी पड़ेगी इसको क्या बोलते हैं, समुद्री क्या। फिर आ जाता है आपका यहाँ पर ब्रेन कोरल, मिएंड्रीना, मिएंड्रीना, इनको हम ब्रेन कोरल्स बोलते हैं, हिंदी में भी इनको ब्रेन कोरल ही बोलते हैं। इनमें बेटा कैल्शियम कार्बोनेट का कंकाल पाया जाता है। ठीक है, एक बार देख लूँ इनकी हिंदी। पेनेटुला समुद्री पिच, समुद्री व्यंजन, एडेमसिया भी हो गया, सी एनिमोन, पिच, समुद्री व्यंजन। एक हो गया आपका एडेमसिया, सी एनिमोन, इसको हिंदी में भी समुद्री एनिमोन या सी एनिमोनी बोलते हैं। ठीक है, ये हो गए इसके उदाहरण। ऑल कंसेप्ट क्लियर? हाँ, चलिए एनसीईआरटी रीड कर लेते हैं जल्दी से। एनसीईआरटी क्या कहती है कि ये जलीय, अधिकांशतः समुद्री और स्थावर, स्थावर मतलब जो मैंने बताया हाइड्रा ना, तो जलीय होते हैं ज़्यादातर समुद्र में, स्थावर और मुक्त तैरने वाले भी होते हैं। सम्मिति बेटा इनमें अरीय पाई जाती है, ये इसको हम बेटा स्थावर बोलते हैं। स्थिर को हम इंग्लिश में सेसाइल बोलते हैं, सेसाइल। सेसाइल मतलब जो स्थावर, एक ही जगह पे रहते हैं। ठीक है, तो स्थिर लिख लो या स्थावर लिख लो, एक ही बात है। और इनको स्थावरता प्रदान कौन करता है? ये उसी टेंटिकल्स, वो क्या बोलते हैं हम उसको, नीडोब्लास्ट कोशिकाओं की वजह से ही अपने आप को बांध पाते हैं और स्थिर हो पाते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे एनसीईआरटी क्या बोल रही है, इनमें सम्मिति पाई जाती है। सम्मिति भी कौन सी पाई जाती है, तो हमने पढ़ा है इसमें अरीय सम्मिति, रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। इसके अलावा बेटा इसमें आपको निडेरिया नाम इनको इसलिए दिया गया क्योंकि इनमें दंश कोशिकाएं, नीडोब्लास्ट या निमेटोब्लास्ट पाई जाती हैं। तो नीडोब्लास्ट को दंश कोशिकाएं भी बोलते हैं। ये कोशिकाएं स्पर्शक और शरीर के अन्य स्थानों पर पाई जाती हैं। दंश कोशिकाओं के काम क्या होते हैं बेटा? स्थिरक, रक्षा और शिकार पकड़ने में सहायक। तो एक तो ये इनको स्थिरता प्रदान करते हैं, इनको सुरक्षा प्रदान करते हैं, कोई शिकारी पकड़ने आ रहा तो उसको मार देंगे, और बेटा ये शिकार पकड़ने में भी मदद करते हैं। ठीक है, तो दंश कोशिकाएं भी लिख लेना यार नीडोब्लास्ट को, इनको नीडोब्लास्ट कोशिकाएं या इनमें दंश कोशिकाएं या दंश कोशिकाएं, इन्हीं को दंश कोशिकाएं बोलते हैं। ठीक है, कोई भी शब्द छूटना नहीं चाहिए एनसीईआरटी का। आगे एनसीईआरटी क्या कहती है कि इनमें बेटा ऊतक स्तर का संगठन पाया जाता है, देख चुके हैं हम। ये द्विकोरिक होते हैं, द्विकोशिकी गलत लिखा है। इनमें केंद्रीय जठर संवहनी गुहा पाई जाती है जो कि इनको पाचन और परिसंचरण मदद करती है। अधोमुख पाया जाता है। ठीक है, इनमें अंतः कोशिकी यानी कि कोशिका के अंदर और अंतरा मतलब कोशिका के बीच में, और अंतरा कोशिकी यानी कि कोशिका के अंदर, दोनों पाचन पाए जाते हैं। कुछ ऐसे सदस्य हैं जिनमें बेटा कोरल यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट का कंकाल पाया जाता है, और ये मैं आपको बता चुकी हूँ ब्रेन कोरल में पाया जाता है। ठीक है, फिर इनका शरीर दो आकार पॉलिप और मेड्यूसा से बनता है। पॉलिप जो होते हैं वो स्थावर होते हैं और बेलनाकार होते हैं, जैसे कि हाइड्रा। मेड्यूसा
छतरीनुमा आकार के होते हैं और मुक्त प्लावी होते हैं, यहाँ से वहाँ तैरते रहते हैं, जैसे कि ऑरेलिया या जेलीफिश। निडेरिया बेटा जिनमें दोनों पॉलिप और मेड्यूसा दोनों रूप पाए जाते हैं, उनमें पीढ़ी एकांतरण मेटाजेनेसिस दिखता है, जैसे कि ओबेलिया में। ठीक है, पॉलिप अलैंगिक जनन करते हैं, मैंने लिखा है आपको, और मेड्यूसा बनाते हैं, जबकि मेड्यूसा बेटा लैंगिक जनन करके पॉलिप का निर्माण करते हैं। उदाहरण देखो तो फाइसेलिया पुर्तगाली उद्मानव, एडेम्सिया सी एनिमोन, पेनिटुला समुद्री पिच, गॉर्गोनिया समुद्री व्यंजनिया सी फैन, और मियांड्रिना ब्रेन कोरल। ठीक है, ये आपका पीढ़ी एकांतरण का चित्र हो गया। यस मैम, 37 साल वाली बुक लें या 12 साल वाली, कोई सी भी ले लो। 37 साल वाली लोगे तो 12 साल की जरूरत नहीं है, 12 साल वाली लोगे तो फिर 37 साल, मतलब 37 वाली ले लो तो ज़्यादा आसान है ना, क्योंकि उसमें वो पिछले 12 साल वाला भी आ ही जाएगा। तो दिस इज इट। पर अगर आपको लगता है कि नहीं मैडम महंगा पड़ रहा है तो 12 साल वाली ले लो, क्योंकि मतलब हमें मेनली अभी 12 साल वाली से ही है। ठीक है, ये बेटा नीडोब्लास्ट कोशिका है। आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा बेटा? आज की क्लास में हमने संघ पॉरीफेरा पढ़ा है और हमने पढ़ा है संघ सिलेंट्रेटा। डीपीपी आपको मिल जाएगी, क्यों नहीं मिली है मुझे नहीं पता, डीपीपी मैं दे चुकी हूँ उसकी। तो पॉरीफेरा और सिलेंट्रेटा आज की क्लास में हमने पढ़ा है। होमवर्क में आपको डीपीपी 1 करनी है और अब तक हमने जो भी पढ़ा है उसको रिवाइज करना है। मॉड्यूल के क्वेश्चंस करिए। 10 नवंबर को आपका रियल टेस्ट है, फिर से केवल ऑफलाइन। इसका रजिस्ट्रेशन बेटा 26 अक्टूबर यानी कि कल तक हो रहा है, तो करा लीजिएगा। अक्रॉस इंडिया 250 से ज़्यादा शहरों में हो रहा है। रजिस्ट्रेशन कराएंगे, प्रॉपर आपका एडमिट कार्ड निकलेगा, उसके बाद जाकर के आप पेपर देंगे। अगर हम बात करें इसका सिलेबस क्या है बेटा क्लास 11th का, तो मोशन इन अ प्लेन, लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी पावर फिजिक्स में, केमिस्ट्री में क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी एंड प्रॉपर्टीज, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, बॉटनी में लिविंग वर्ल्ड और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जूलॉजी में बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन एंड एक्सक्रीशन। उम्मीद करते हैं कि सभी सब्जेक्ट में आपका ये सिलेबस हो ही गया होगा, जूलॉजी में तो हो गया है। बढ़िया, अपना ध्यान रखिएगा। अब मिलेंगे हम अगले हफ्ते, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।